हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पार्कल आईएएस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का चैप्टर 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहले जो चला था वो चला था कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1858 तक। तो इसमें हम पढ़ेंगे 1773 से लेकर 1858 तक जो शासन चला कंपनी के शासन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था? जो हुआ था, भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। तो 1773 में जो हुआ था, वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उसको कार्य का जो नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था ये 1773 में। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली एवं इसके द्वारा भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। तो जो कंपनी का जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता तो मिली 1773 में, पर जो भारत के जो केंद्र प्रशासन की भी नींव रखी गई थी इसमें। अब अधिनियम की विशेषता। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके अधिनियम की क्या विशेषताएं थी? जो बंगाल के जो गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और पद पहले जो गवर्नर था बंगाल का, तो उसको बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया और इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। और फिर कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई। अब है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 के बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपने। इसमें कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को अलग कर दिया गया। तो 1784 में जो कंपनी का जो कार्य था राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों को अलग कर दिया गया था। इसमें निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नई निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया। अब देखिए इसमें जो 1784 में था द्वैध शासन आया अपने। इसमें क्या हुआ? इसमें जो निदेशक मंडल था उसने कंपनी के व्यापारिक मामलों को तो अनुमति दे दी, लेकिन जो राजनीतिक मामला था उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल से नाम दिया गया। तो इस तरह से 2 शासन चलने लगे। तो 1784 में द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इस प्रकार ये अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। 2 कारण क्या क्या थे देखते हैं कौन कौन से। पहला था, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। जो भारत की जो कंपनी के अधीन जो क्षेत्र चल रहा था उसको ब्रिटिश का आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। और दूसरा क्या था? ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। जो ब्रिटिश सरकार को जो भारत के जो कंपनी के जो कार्य थे भारत में और उसके जो प्रशासन था उसको पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। हाँ भाई, इसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इसमें क्या हुआ था? जो चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था, इसने बंगाल के गवर्नर जो जनरल था को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। देखिए 1784 में क्या हुआ था, बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम गवर्नर जनरल रख दिया। और फिर 1833 में जो चार्टर अधिनियम आया उसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसने सभी नागरिकों से सैन्य शक्तियाँ निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का नियम की निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम में ये आया कि इसने जो सरकार का जो निर्माण, इसमें ऐसी सरकार का निर्माण हुआ जिसमें ब्रिटिश का जो भी कब्जा था, ब्रिटिश ने जो भी कब्जा कर रखा था वो सब भारत ने अपने में नियंत्रित कर लिया गया है। अब इसने मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनको विधायिका संबंधित शक्ति से देखो इसमें ये भी हुआ, जो मद्रास का और बम्बई के जो गवर्नर थे
उन्हें विधायी की संबंधित शक्ति से भी वंचित कर दिया गया था। 1833 का चार्टर अधिनियम, और फिर इसके बाद आया 1853 का चार्टर अधिनियम भी आया। इसने क्या किया, जो इसने पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। जो भारत का जो गवर्नर था पहले मतलब बंगाल का बना, फिर 1833 में भारत का बन गया, फिर पहले बंगाल का था फिर भारत का बन गया, और फिर जो इसका जो भारत का जो गवर्नर जनरल के जो विधायी और प्रशासनिक कार्यों को भी अलग कर दिया गया था इसमें। अब ये जो पहला हमारा चला था वो था कंपनी का शासन, कौन सा, ये वाला 1773 से 1858 तक, ये पूरा हमारा यहाँ तक है। अब दूसरा कौन सा था, ताज का शासन चालू हो जाता है 1858 से 1947 तक। कौन सा शासन चला, ताज का शासन, ये था ताज का शासन। 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। 1858 को जो भारत का शासन था, इसमें जो शासन था पूरा महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत की वायसराय कर दिया गया। अब देखिए गवर्नर, फिर से 1858 में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर पदनाम बदलकर उसको भारत का वायसराय कर दिया गया। यह वायसराय जो भी भारत में ब्रिटिश ताज का जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, और जो पहले जो थे भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत का जो प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। अब है 1861 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषता, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1861 की जो भारत परिषद अधिनियम है उसकी विशेषताएं क्या थी। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इसमें कानून बनाए जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो भारतीय गतिविधियों प्रतिनिधियों को भी शामिल की शुरुआत हुई। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई के जो प्रेसिडेंटों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेंद्रित की प्रक्रिया की। पहले इनको इनकी शक्तियों से वंचित कर दिया गया था, लेकिन वापस इनको जो विधायी शक्तियाँ थी वापस विकेंद्रित करके प्रक्रिया शुरू कर दी। और जो बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1868, 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। तो बंगाल, उत्तर पश्चिम और सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का भी गठन किया गया। और इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल के संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। और जो ये वायसराय को जो आपातकाल में काउंसिलिंग के अध्यादेश जारी करने का भी अधिकृत किया। अध्यादेश की सीमा क्या थी, 6 महीने पूरे। अब है 1892 के अधिनियम की विशेषता। अब है 1892 के अधिनियम की क्या विशेषता रही। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया गया। इसके सबसे महत्वपूर्ण यही विशेषता थी कि जो बजट उस पर बहस करने और कार्यपालिकाओं के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया गया था। अब है 1909 के अधिनियम की विशेषताएं क्या थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ा दिया गया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना, जो भी है इसमें विधान परिषद के चर्चा पर कार्य को भी बढ़ाया गया। हमें भारत शासन अधिनियम 1919, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1919 का भारत शासन अधिनियम केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों, विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन जो सरकार का ढांचा था केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहे। इसमें क्या क्या, केंद्रीय और प्रांतीय के जो विषयों की जो सूची थी उसकी पहचान करना, उनको पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया। और इसमें जो प्रांतीय जो विषयों को पुनः 2 भागों में विभक्त किया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। जो प्रांतीय विषय थे उनको 2 भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित में। हस्तांतरित विषय कौन से थे,
उसमें गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। हस्तांतरित में क्या हुआ, जो गवर्नर का जो शासन होता था वो इन उसमें उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के लिए उत्तरदायी हो, और दूसरी जो आरक्षित होते थे उनमें गवर्नर कार्यपालिका परिषदों की सहायता से प्रशासन करता था और जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी न, देखो हस्तांतरित में विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे वो उनकी सहायता लेना, और दूसरे में आरक्षित में विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी न हो लेकिन वो गवर्नर कार्यपालिका परिषद के शासन से सहायता से शासन करता हो। हालांकि शासन की दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन वैसे है भी सही, दो शासन ही है, हस्तांतरित और आरक्षित। हालांकि व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल रही है, कोई सक्सेस नहीं की ये सफल जो थी व्यवस्था। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय लोकसभा और राज्यसभा बनी द्विसदनीय और प्रत्यक्ष निर्वाचन की भी व्यवस्था की गई। लोक सेवा आयोग का भी गठन 1926 में, जो सिविल सेवा की जो भर्ती है वो 1926 में किया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी हुआ और पहली बार केंद्र को राज्य के बजट से अलग किया गया, जो केंद्र के जो बजट थे उसको राज्य के बजट से अलग किया गया। अब है 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्या था ये भी इम्पोर्टेंट है। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। कितनी? 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी इसमें। अब इस अधिनियम की क्या विशेषता थी? अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था हुई, 3 सूचियां बनी। संघीय सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54, समवर्ती सूची में दोनों के लिए 26 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। अवशिष्ट शक्तियां जो थी वो वायसराय को दे दी गई और प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त हो गई। प्रांतीय सत्तावेद का शुभारंभ हो गया। भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 से शुरू और 1929 में समाप्त, मतलब 2 साल ही चली, समाप्त कर दिया। और केंद्र में जो द्वैध शासन की प्रणाली का शुभारंभ परिमाणतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। इसने 11 राज्यों में 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। द्विसदनीय कौन सी? विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा। इस प्रकार जो बंगाल, बम्बई, मद्रास और बिहार के जो संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी थे। बन तो गई लेकिन इनमें कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए गए थे। इसने मताधिकार का विस्तार किया, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया और RBI की भी स्थापना हुई और संघीय लोक सेवा जो UPSC की स्थापना भी हुई और प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की गई। इसके तहत 1937 में क्या हुआ? संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। तो इस तरह जो हमारा जो चैप्टर 1 है पॉलिटी का जो पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वो यहीं ख़त्म होता है। इसके अगला जो चैप्टर आएगा वो बहुत जल्द आने वाला है। अगर ये आपको वीडियो कैसे लगी, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।